वेलकम टू वेद मंत्रा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रक्त पित्त निदान। ठीक है, ये निदान स्थान का सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ज्वर चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हम लोग रक्त पित्त पढ़ रहे हैं। देखो, प्रथम अध्याय में रोगों में प्रधान होने के कारण ज्वर का वर्णन किया गया। ठीक है, सभी रोगों में प्रधान होता है ज्वर, इसलिए ज्वर का सबसे पहले वर्णन किया गया है। उसके बाद रक्त पित्त का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि देखो, ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदीर्यते, मतलब ज्वर का जो संताप होता है ना, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण होता है संताप। ये जो ज्वर का संताप लक्षण है, उसी से क्या होता है, रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्वर के बाद रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है। इसी कारण से ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद रक्त पित्त का ही वर्णन क्यों किया गया है, तो इसका उत्तर ये है कि ज्वर के बाद रक्त पित्त होता है, इसलिए ज्वर संतापाद रक्त पित्तम उदीर्यते, इसीलिए रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। दूसरी बात यह है कि ज्वर तब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक कि उसमें पित्त का प्रकोप ना हो। ठीक है, ज्वर तब कहलाता है, ठीक है, जब क्या हो, शरीर में संताप एक लक्षण हो। ठीक है, शरीर में हाई टेम्परेचर एक लक्षण हो, तब क्या है, वो होता है ज्वर। ठीक है, तो वैसे ही जैसे पित्त की वजह से ज्वर उत्पन्न होता है, वैसे ही रक्त पित्त में भी पित्त एक प्रधान दोष होता है। ठीक है, इसीलिए ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है, क्योंकि दोनों ही ऐसे व्याधियां हैं जिसमें क्या हो, पित्त बढ़ा हुआ हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ज्वर की तब तक उत्पत्ति नहीं होती जब तक पित्त का प्रकोप ना हो। वैसे ही जब तक पित्त रक्त को दूषित नहीं करता तब तक रक्त पित्त नहीं होता है। इसीलिए ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। दोनों ही पित्त प्रधान व्याधियां हैं। ठीक है, इसलिए पित्त प्रकोप की वजह से ही ज्वर होता है, पित्त प्रकोप की वजह से ही रक्त पित्त होता है, इसीलिए ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया गया है। अब याद रखना कि रक्त पित्त के बारे में चरक ने क्या कहा है, तो चरक ने इसे लोहित पित्तम नाम दिया है। ठीक है, रक्त पित्त रोग के कारण क्या क्या होते हैं, अब देखते हैं हम लोग रक्त पित्त रोग के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रक्त पित्त जो है, उसमें याद रखना, रक्त पित्त के निदान और रक्त पित्त की चिकित्सा दोनों में ही नाम आता है गंडीर और कोरदूष का। ठीक है, कोरदूष और गंडीर ये दो क्या है, खाने की चीज़ें हैं जो क्या है, रक्त पित्त के निदान भी हैं और रक्त पित्त की चिकित्सा भी है। ठीक है, तो कोदो प्रधान अन्न का सेवन करने से क्या होता है, रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, रक्त पित्त की उत्पत्ति में कारण होते हैं गर्म, ठीक है, उष्ण वीर्य वाली चीज़ें और तीक्ष्ण चीज़ों का सेवन करना, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली चीज़ों का सेवन करना, कोदो प्रधान अन्न का सेवन करना। ठीक है, और कैसी चीज़ों का सेवन करना, सेम हो गया, सेमी, ठीक है, उड़द हो गया, ठीक है, उड़द माश, ठीक है, कुल्थी हो गया, छार हो गया, ये सब जो उष्ण तीक्ष्ण कैरेक्टर वाली चीज़ें होती हैं, उन सब का सेवन करने से रक्तपित्त उत्पन्न होता है। ठीक है, खट्टी कांजी हो गई, ठीक है, मत्स्य मांस हो गया। ठीक है, मत्स्य मांस जो है वो क्या होता है, उष्ण वीर्य वाला होता है। ठीक है, तो मत्स्य मांस हो गया। ठीक है, तिल की खली हो गई, मूली हो गया, ठीक है, लहसुन हो गया, ठीक है, सरसों हो गया, ये सब क्या है, उष्ण तीक्ष्ण कैरेक्टर वाले हैं। ठीक है, गंडीर, कोदो और गंडीर ये दोनों क्या है, रक्तपित्त के निदान भी है और रक्तपित्त की चिकित्सा भी है। ठीक है, और किन कारणों से रक्तपित्त उत्पन्न होता है, तो देखो, सूरा, सौवीर, तुशोदक, मैरे, ठीक है, ये सब क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है। ठीक है, सूरा हो गया, सौवीर, तुशोदक, मैरे, सुक्त हो गया, सिर का जो विनेगर कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं और ऐसे पेय पदार्थ हैं जो क्या हो उष्ण तीक्ष्ण कैरेक्टर वाले हों। ठीक है, तो इन सब का सेवन करने से क्या होता है, रक्तपित्त होता है। खट्टी बेर आदि का अनुपान के रूप में प्रयोग करना क्या है, बहुत सारे अनुपान जो लिया जाता है, अनुपान क्या होता है, अनुपश्चात पीयते इति अनुपानम, जो खाना खाया या औषधि खाया उसके साथ जो उसके साथ या उसके बाद जो लिया जाता है वो क्या है, अनुपान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मेडिसिन को बोले कि क्या करना चाहिए, इसको पानी के साथ लेना, तो वो क्या हो गया, जल जो है उसका अनुपान हो गया। या फिर हमने बोला कि अश्वगंधा चूर्ण है, इसको आप ल्यूकवार्म मिल्क के साथ लेना, तो वो क्या हो गया, ल्यूकवार्म मिल्क जो है वो क्या है, अनुपान है। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी भोजन करने के बाद अगर कोई व्यक्ति बार बार कैसा अनुपान ले रहा है, खट्टी बेर का क्वाथ, खट्टी बेर से बनी हुई चीज़ों का सेवन कर रहा है अनुपान के रूप में, तो क्या हो जाएगा, उसको रक्तपित्त हो जाएगा। ठीक है, चावल आटे से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करके सूरा आदि का अनुपान कर रहा है, ठीक है, जैसे कि चीला खाया, चावल आटे से बनी हुई चीज़ है, और उसके बाद क्या कर रहा है, सूरा का पान कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाएगा, रक्तपित्त हो जाएगा। ये सब उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू होते हैं, वो है गर्मी से पीड़ित होकर सहसा बार बार अधिक मात्रा में दूध का सेवन कर रहा है, तो ये क्या है, रक्तपित्त का निदान है, रक्तपित्त उत्पन्न होगा।
ठीक है। तो गर्मी से पीड़ित होकर धूप से आया कोई व्यक्ति और क्या कर रहा है, बार बार अधिक मात्रा में दूध का सेवन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, रक्तपित्त हो जाएगा। ऐसे ही रोहिणी का शाक अगर दूध के साथ सेवन कर रहा है, रोहिणी नाम की एक शाक होती है, शाक मतलब भाजी, ठीक है। तो रोहिणी शाक का दूध के साथ सेवन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रक्तपित्त को उत्पन्न करेगा। तो ये रक्तपित्त के निदान हो गए, ठीक है। सरसों का तेल और क्षार से बनाया हुआ जंगली कपोत का मांस जो है वो क्या है, रक्तपित्त का निदान होता है। याद रखना कि सरसों का तेल यूज़ करके, क्षार का यूज़ करते हुए जंगली कपोत के मांस का कोई सेवन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको रक्तपित्त हो जाएगा। फिर देखते हैं उष्णाभितप्तो व अतिमात्रम केवलम अति केवलम व आप्यम पयम पीवती। ये यही बोल रहा है, गर्मी से पीड़ित होने के बाद सहसा क्या हो, ज़्यादा मात्रा में दूध का सेवन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रक्तपित्त का निदान हो जाएगा। तो उष्णाभितप्तो व अतिमात्रम, ठीक है। पयम पीबती, क्या कर रहा है, उष्ण से तप्त होकर आने के बाद, गर्मी का सेवन करने के बाद दूध का अधिक मात्रा में सेवन कर रहा है, तो उसको क्या हो जाता है, रक्तपित्त हो जाता है, ठीक है। पयसाम समाश्रिताम रोहिणी के, जैसा हमने देखा ऊपर, रोहिणी के शाक को क्या कर रहा है, दूध के साथ सेवन कर रहा है, वो भी क्या है, रक्तपित्त का निदान है। काकड़क कपोत व सरसप तेल क्षार सिद्धम। काकड़क कपोत मतलब होता है जो जंगली कबूतर होता है, उसके मांस को किसके साथ ले रहा है, सरसप तेल और क्षार के साथ ले रहा है। कोरदूष और गंडीर जो है वो याद रखना कि रक्तपित्त के निदान भी होते हैं और रक्तपित्त की चिकित्सा भी होते हैं। ये कैसे हो सकता है, कोई चीज़ अगर निदान है तो वो उसकी चिकित्सा तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये है कि कोरदूष और गंडीर जो है ना, दोनों की दो दो वेराइटीज़ होती हैं, ठीक है। उनमें से जो वेराइटी 1 है वो क्या है, रक्तपित्त का निदान है, मतलब वो ऐसा कैरेक्टर रखता है, उष्ण तीक्ष्ण वाला कैरेक्टर रखेगा, ऐसा कैरेक्टर रखेगा जो रक्तपित्त को उत्पन्न करेगा। और दूसरा जो वेराइटी रहेगा इसी कोरदूष और गंडीर का, वो दूसरा वेराइटी जो रहेगा वो क्या है, रक्तपित्त को शांत करने वाला है, तो रक्तपित्त की चिकित्सा हो गई, ठीक है। तो याद रखना, कोरदूष और गंडीर रक्तपित्त का निदान और चिकित्सा दोनों कैसे हो सकता है, तो दोनों इस तरीके से हो सकता है कि दोनों की दो दो वेराइटी होती है, उन दोनों में एक एक जो वेराइटी होता है वो क्या होता है, रक्तपित्त का निदान होता है, और दूसरा वेराइटी जो है रक्तपित्त की चिकित्सा होती है, ठीक है। अब इन निदानों का सेवन करने से क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, पित्त जो है वो बढ़ जाता है, तो क्या करता है, अपने ही क्या बोलते हैं, अपनी शक्ति से क्या करता है, रक्त को दूषित करता है। याद रखना, रक्त जो है, रक्त से ही पित्त की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ऐसा पित्त जो रक्त से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है, रक्त के मल के रूप में, रक्ताग्नि जो है वो रक्त का पाचन करती है, तो क्या होता है, जो उसका मल रहता है, मल भाग जो रहता है वो पित्त को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो वही पित्त जो कि रक्त से ही उत्पन्न हुआ है, जब रक्त को दूषित करने लग जाता है तो उसे इतनी ज़्यादा मात्रा में दूषित करता है कि क्या हो जाता है, रक्तपित्त हो जाता है, ठीक है। तो पित्त कुपित हो जाता है, साथ ही अपने साथ साथ रक्त को भी कुपित कर देता है, और उचित मात्रा से अधिक हो जाता है रक्त का क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, जो दूषित रक्त है, जो मात्रा में अधिक हो गया रक्त है, जो पित्त से दूषित रक्त है, वह क्या करता है, कहाँ स्थान संचय कर रहा है, इसको याद रखना, यकृत और प्लीहा में स्थान संचय कर रहा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रक्तवात संस्थान जो होता है उसका मूल क्या होता है, रक्तवात स्रोतस का मूल क्या होता है, तो यकृत और प्लीहा होता है, ठीक है। तो यकृत और प्लीहा जो है वो क्या है, लिवर और स्प्लीन, इसमें स्थान संचय करता है कौन, रक्त पित्त के दोष, ठीक है। तो स्थान संचय कहाँ हो रहा है, तो यकृत और प्लीहा में हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं रक्त पित्त की निरुक्ति क्या है। तो रक्त पित्त की निरुक्ति है, संसर्गात लोहित, प्रदूषणात् लोहित, गंधवर्ण अनुविधानाश्च पित्तम लोहितम पित्तम आचक्षते। ये बोल रहे, देखो, संसर्गाद, संसर्ग किसको बोलते हैं, जब दो चीज़ें मिलती हैं ना, दो चीज़ों का मेल जो है वो संसर्ग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पित्त जो है रक्त से मिल रहा है, पित्त जो है वो रक्त को दूषित कर रहा है, तो रक्त और पित्त के मिलने की वजह से संसर्गाद, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा संसर्गात लोहित प्रदूषणात्, संसर्ग होने से, पित्त जब रक्त के साथ मिलता है, संसर्ग होता है, दोनों का मीटिंग होता है, फिर क्या होता है, लोहित प्रदूषणात्, वो पित्त क्या है, रक्त को दूषित करता है। तो संसर्गात पहले मिले, फिर उसके बाद लोहित प्रदूषणात्, मतलब कि पित्त जो है वो रक्त को दूषित किया। लोहित गंध वर्ण अनुविधानाश्च, देखो याद रखना कि पित्त जो होता है और रक्त दोनों क्या है, समान गुण धर्म वाली चीज़ें हैं, ठीक है। दोनों का ही क्या होता है, गंध और वर्ण समान होता है। रक्त के साथ गंध और वर्ण को धारण करने के कारण क्या हो जाता है,
इसे रक्तपित्त कहते हैं। तो रक्तपित्त नाम क्यों पड़ा? तो रक्तपित्त का नाम रक्तपित्त इसलिए पड़ा क्योंकि रक्त और पित्त दोनों पहले मिल रहे हैं, संसर्ग हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, रक्त और पित्त के द्वारा रक्त का दूषित होना हो रहा है, तो लोहित प्रदूषणात्, लोहित माने रक्त, रक्त क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, तो क्या हो रहेगा, लोहित प्रदूषणात्। फिर लोहित गंध वर्ण अनुविधानाश्च, पित्त जो है और रक्त जो है वो क्या है, समान वर्ण समान गंध वाले होने की वजह से इसका नाम जो है वो रक्त पित्त हो जाता है, या फिर इसे लोहित पित्त भी कहते हैं। ठीक है, तो रक्त पित्त की निरुक्ति का श्लोक याद कर लेना, संसर्गात् लोहित प्रदूषणात् लोहित गंध वर्ण अनुविधानाश्च पित्तम। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, पित्त की वजह से हो रहा है, तो लोहित पित्तम आचक्षते, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लोहित पित्त बोलते हैं, यानी कि रक्त पित्त बोलते हैं। ठीक है, तो पित्त के संसर्ग के कारण, पित्त के द्वारा रक्त को दूषित करने के कारण, पित्त और रक्त के समान गंध और वर्ण वाला होने के कारण क्या कहलाता है, ये बीमारी रक्तपित्त कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रक्तपित्त के क्या क्या पूर्व रूप है। ठीक है, अन्नन्नाभिलाषा, रक्तपित्त के रोगी को क्या होता है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती। दूसरा भुक्तस्य विधा, याद रखना भुक्तस्य विधा किसके लिए पढ़े हैं, तो भुक्तस्य विधा है रक्तपित्त का पूर्व रूप, भोजन करने के बाद गले में दाह का होना, ये भुक्तस्य विधा किसके लिए कहा गया है, तो रक्तपित्त के लिए कहा गया है। शुक्त अम्ल गंध रस उद्गार, देखो याद रखना कि शुक्त अम्ल रस गंध उद्गार ये क्या है, कि शुक्त मतलब होता है अम्ल, शुक्त मतलब क्या होता है, विनेगर। ठीक है, भोजन करने के बाद जब उसकी पाक अवस्था है, मतलब भोजन जब पचने की अवस्था में है, तब क्या होता है, खट्टी सुक्त की तरह गंध और रस वाला डकार आता है। ठीक है, बेल्चिंग होगा उस पेशेंट को, उद्गार होगा, और कैसा उद्गार होगा, सुक्त जो होता है, जो विनेगर होता है सुक्त, उसके समान अम्ल और उसी के समान गंध वाला, उसी के समान रस वाला, उसको भोजन के पाक अवस्था में उद्गार आता है, इसी को क्या बोलते हैं, रक्तपित्त का एक पूर्व रूप है ये। ठीक है, तो अन्नन्नाभिलाषा, खाना खाने की इच्छा नहीं होना। दूसरा, खाना खाने के टाइम पे देखो सब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, एनोरेक्सिया। भुक्तस्य विधा का मतलब होता है खाने मतलब जब खाना पच रहा है तब क्या हो रहा है, गले में दाह का होना, भुक्तस्य विधा। ठीक है, सुक्त अम्ल रस गंध उद्गार, ऐसा क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है उसको भोजन की पाक अवस्था में, और कैसा रस और कैसा गंध है उसका, विनेगर के समान, सुक्त के समान। ठीक है, सुक्त अम्ल रस गंध, सुक्त अम्ल गंध रस उद्गार। ठीक है, फिर देखो छर्दीर अभीक्षणम, याद रखना कि छर्दीर अभीक्षणम रक्तपित्त का पूर्व रूप है, विसर्प अभीक्षणम कुष्ठ का पूर्व रूप है। ठीक है, और ज्वर अभीक्षणम उन्माद का पूर्व रूप है, और अपस्मार का पूर्व रूप क्या है, भ्रम अभीक्षणम। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स याद रखना। तो छर्दी अभीक्षणम क्या होता है, रक्तपित्त का पूर्व रूप होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रक्तपित्त के रोगी को बार बार क्या होता है, वॉमिटिंग होता है, छर्दी होता है, तो वमन का वेग बार बार आता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, छर्दीर अभीक्षणम। ठीक है, ये किसका पूर्व रूप है, तो रक्तपित्त का पूर्व रूप है। ठीक है, वमन के वेग का बार बार आना, वमन का घृणित होना। ठीक है, वमन का घृणित होना, छर्दितस्य विभत्सता, छर्दी जो होगा, जो वॉमिटिंग उसको होगी वो क्या होगा, बहुत ही घृणित वमन होगा उसको। ठीक है, तो वमन का घृणित होना, छर्दितस्य विभत्सता। छर्दी अभीक्ष्यम मतलब कि छर्दी का बार बार होना, और छर्दी का क्या होना, विभत्स होना, तो छर्दितस्य विभत्सता। फिर देखो स्वर भेद, रक्तपित्त के पूर्व रूप में आता है स्वर भेद। याद रखना कि ये रक्तपित्त का पूर्व रूप भी है और रक्तपित्त का उपद्रव भी है। ठीक है, तो स्वर भेद क्या है, रक्तपित्त का पूर्व रूप भी है और रक्तपित्त का उपद्रव भी है। गात्राणाम सदनम, गात्र मतलब कि शरीर, शरीर में क्या होना, सदन होना मतलब लूजनेस होना। ठीक है, सारे शरीर का क्या होना, लूज लगना, मतलब कि अंगों में शिथिलता का होना। और स्वर भेद, याद रखना कि स्वर भेद जो है वो रक्तपित्त का पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी है। फिर हम लोग देखते हैं परिदाह, उसको क्या होगा, दहन होगा, शरीर में दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। मुखाद धूम इवागमम, क्या बोल रहा है, मुख से धूम निकलने के समान वाष्प निकलेगा, मुख से धुआं जैसे कुछ निकल रहा है टाइप फीलिंग आएगी। ठीक है, तो मुखाद धूमागम इव। ठीक है, तो मुख से क्या होगा, धूम का आगम होगा। ठीक है, फिर देखो लोह लोहित मतस्य आम गंधित्वम इव चाक्षस्य, उसके मुंह का टेस्ट कैसा हो जाएगा, मुंह से उसके ना लोहित के समान गंध आएगा। लोहित मतलब क्या होता है, लोह, सबसे पहले लोह के समान गंध आएगा। ठीक है, लोह क्या होता है, आयरन के समान। ठीक है, मुंह से लोह के समान गंध आना। फिर दूसरा लोहित के समान गंध आना, लोहित मतलब रक्त होता है, तो मुंह से लोह के समान गंध आना, लोहित के समान गंध आना। मत्स्य के समान गंध आना मतलब मछली के समान गंध आना। और आम गंधित्वम, आम के समान,
आम मतलब मैंगो नहीं, आम मतलब वो जो अपक व रस वाला आम होता है, ठीक है, उसके समान गंध का आना। तो इसको कैसे याद रखोगे, लो मछली का आम याद रखना, तो लो से याद रखना लोह, लो से याद रखना लोहित, मछली से याद रखना मत्स्य और आम से याद रखना आमगंधी, ठीक है। तो ये किसके, उसके मुंह से, रक्तपित्त के रोगी के मुंह से कौन कौन सा गंध आता है, तो लोह लोहित मत्स्य आमगंधी, ठीक है। फिर देखो रक्त हरित हारिद्रत्वम अंग अवयव, ठीक है, कैसा हो जाएगा, उसके जो अंग अवयव हो जाएंगे, शरीर के विभिन्न अंग हो जाएंगे, ठीक है, साथ में मल हो गया, मूत्र हो गया, स्वेद हो गया, लार हो गया, सिंघाणक हो गया, मतलब नाक का मल हो गया, ठीक है, मुख हो गया, कान के मल हो गया, नेत्र मल हो गया, शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं सब जो है वो क्या हो जाएंगी, रक्त वर्ण की या फिर हरे वर्ण की या पीले वर्ण की हो जाना। तो याद रखना रक्त वर्ण की या फिर हरित वर्ण की या हरिद्र वर्ण की कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, अंग अवयव, शरीर के अंग अवयव, शकृत मतलब कि पुरुष, फिर मूत्र, स्वेद, फिर हो जाएगा लाला मतलब हो जाता है सलाइवा, फिर हो जाएगा सिंघाणक मतलब नाक कमल, ये सब क्या हो जाएंगे, सिंघाणक, आस्य, ठीक है, कर्णमल, कर्णमल मतलब कर्ण के मल, ठीक है, आस्यमल मतलब मुख कमल, ठीक है, मुख कमल, कर्ण कमल और पीड़िकाएँ, शरीर में जो पीड़िकाएँ होती हैं वो सब कैसे हो जाएंगी, लोहित वर्ण की, नील वर्ण की, पीत वर्ण की, श्याम वर्ण की, श्याव वर्ण की, ठीक है, इन सब तरीके के वर्णों की, विभिन्न वर्णों की हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखो अंग वेदना होना, ठीक है, अंगों में वेदना होना, स्वप्ने राज दर्शनम अभीक्षणश्चैति लोहित पित्त पूर्व रूपाणी भवंती, बार बार स्वप्न में क्या देखेगा, लाल वर्ण को, नीला पीला वर्ण को, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाशों को देखेगा, ठीक है। कैसा उसको स्वप्न आएगा, ये मानसिक क्या क्या पूर्व रूप है तो वो देख रहे हैं कि बार बार रक्त पित्त का रोगी जो है वो क्या देखेगा स्वप्न में, लाल पीला नीला और श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाले वस्तुओं को देखेगा, वही बोल रहा है स्वप्ने राज दर्शनम अभीक्षणश्चैति, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं रक्तपित्त के क्या क्या उपद्रव होते हैं। देखो दो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि रक्तपित्त के पूर्व रूप भी है और रक्तपित्त का उपद्रव भी है, ये क्या है, स्वरभेद, ठीक है। और क्या होता है, उसको दौर्बल्य होता है, रक्तपित्त के रोगी को होता है दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ये दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ये तीन, ठीक है, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ये, और ज्वर और अतिसार, ठीक है, ये 5 पॉइंट्स याद रखना, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, इस श्वास को छोड़ दो, ज्वर और अतिसार, ठीक है, ये 5 चीज़ें जो हैं वो किस में आ रही है, रक्तपित्त में भी आ रही है, प्रमेह में भी आ रही है, कुष्ठ में भी आ रही है, ठीक है। इसको याद रखना, ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, अविपाक, अरोचक और दौर्बल्य, ये 5 चीज़ें जो हैं वो रक्तपित्त, प्रमेह और कुष्ठ तीनों में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा रक्तपित्त में और क्या उपद्रव है, देखो श्वास है, काश है, ठीक है, शोफ और शोष को याद रखना, ठीक है। ऐसी और कोई भी उपद्रव हम लोग और किसी भी व्याधि में ऐसा उपद्रव नहीं पढ़ेंगे जिसमें शोफ और शोष दोनों एक साथ आए, ठीक है, ये एकमात्र ऐसा व्याधि है जिसमें उपद्रव में शोष और शोफ एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना शोफ और शोष याद रखना। एक पांडु रोग, ठीक है, पांडु रोग को याद रखना क्या है, रक्तपित्त के उपद्रव। तो क्या क्या उपद्रव देख लिया हम लोगों ने, एक तो हम लोगों ने स्वरभेद देख लिया, स्वरभेद जो है वो क्या होता है, पूर्व रूप भी है और उपद्रव भी है। दूसरा काश को इम्पॉर्टेंट याद रखना, काश जो है वो क्या है, रक्तपित्त का प्रधान उपद्रव है। अगर पूछे रक्तपित्त में प्रधान उपद्रव क्या है तो काश है, ठीक है। रक्तपित्त का उपद्रव भी है और पूर्व रूप भी है, दोनों क्या है तो स्वरभेद है। प्रधान उपद्रव क्या है रक्तपित्त में तो काश है, ठीक है। फिर 5 चीज़ें जो प्रमेह में, कुष्ठ में और रक्तपित्त में कॉमन है उपद्रव, ठीक है, तो वो क्या है, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, ज्वर और अतिसार, ठीक है। इतना तो याद हो गया हम लोगों को। अब क्या बच गया, शोष और शोथ, ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आते हैं, बस इसी के उपद्रव में साथ में आया रक्तपित्त के, ठीक है। तो याद रखना शोष और शोफ हो गया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, एक पांडु रोग बच गया, ठीक है। तो पांडु रोग हो गया और काश और श्वास हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, रक्तपित्त के उपद्रव होते हैं, ठीक है। याद रखना प्रधान उपद्रव काश है, स्वरभेद पूर्व रूप और उपद्रव दोनों में आते हैं। अब देखते हैं हम लोग रक्तपित्त के 2 मार्ग होते हैं, अम्लपित्त और रक्तपित्त। ये दोनों सिमिलर टाइप की व्याधियाँ लगती हैं, ठीक है, दोनों में ही पित्त आ रहा है, अम्लपित्त, रक्तपित्त, दोनों के ही 2 मार्ग होते हैं, ठीक है। रक्तपित्त और अम्लपित्त दोनों में क्या होता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त भी होता है, अधो रक्तपित्त भी होता है। वैसे ही अम्लपित्त में भी ऊर्ध्व अम्लपित्त होता है और अधो अम्लपित्त होता है, ठीक है। तो रक्तपित्त रोग जो है उसके 2 मार्ग होते हैं, एक होता है ऊर्ध्व और एक होता है अधो।
वह रक्तपित्त जिसमें कफ का संसर्ग हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऊर्ध्व द्वार से निकलता है। ऊर्ध्व द्वार क्या होते हैं, 7 द्वार होते हैं, ठीक है। 2 हो गए कान के, 2 हो गए नाक के, 1 हो गया मुख, ठीक है। कान हो गया, नाक हो गया, मुख हो गया, 2 अक्षी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 7 हो गए, ठीक है। तो 2 कान, 2 नाक, ठीक है, 4 हो गए, 2 आँखें, तो 6 हो गया और 1 मुख हो गया। तो 7 द्वार जो हैं, ठीक है, 7 द्वार से रक्तपित्त निकलता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त, ठीक है। और किसके संसर्ग की वजह से निकलता है, कफ के संसर्ग की वजह से निकलता है। तो याद रखना, ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है उसमें कफ का संसर्ग होता है, अधो रक्तपित्त जो होता है उसमें वात का संसर्ग होता है, ठीक है। ऊर्ध्व में कफ का, अधो में वात का। ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है उसके 7 द्वार होते हैं, अधो रक्तपित्त के 2 द्वार होते हैं। कौन कौन से 2 द्वार होते हैं, मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग, ठीक है। तो गुदा और मूत्र मार्ग ये 2 जो है वो क्या है, अधो रक्तपित्त के 2 मार्ग हैं। और ऊर्ध्व से क्या होते हैं, 7 मार्ग होते हैं रक्तपित्त के, ठीक है, 7 द्वार होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि वह रक्तपित्त जो क्या होता है, अधिक कफ वाले शरीर में होता है, कफ के संसर्ग से होता है। तो कान, नाक, नेत्र और मुख से निकलता है। टोटल कितने हो जाते हैं, 7 द्वार, ठीक है। अधिक वायु वाला शरीर है, ठीक है, तो उसमें वात के संसर्ग से क्या होगा, मूत्र और गुदा मार्ग से निकलता है रक्तपित्त का रक्त, वो क्या हो जाएगा, अधो रक्तपित्त, ठीक है। अब क्या होगा, अगर दोनों मार्ग से निकल रहा है, मतलब अगर कोई ऐसा शरीर है, किसी का प्रकृति ऐसा है जिसमें वात और कफ दोनों बढ़ा हुआ है, या शरीर ऐसा है जिसमें वात और कफ दोनों बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसे ऊर्ध्व प्लस अधो रक्तपित्त मतलब उभय रक्तपित्त होता है। एक थर्ड टाइप होता है जिसमें क्या होता है, ऊर्ध्व प्लस अधो यानी कि उभय रक्तपित्त होता है। उसमें क्या होता है, 9 द्वार जो होते हैं, 7 ऊपर के द्वार और 2 नीचे के द्वार, उनमें से रक्तपित्त का रक्त निकलता है, ठीक है। तो अधिक कफ और वात वाले शरीर में वात और कफ के संसर्ग से ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से जब वो रक्त निकलता है रक्तपित्त का, तो वो क्या कहलाता है, उभय रक्तपित्त कहलाता है, ठीक है। अब देखो साध्य साध्यता देखते हैं। साध्य साध्यता में याद रखना 3 पॉइंट्स, ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है, ठीक है। अधो रक्तपित्त याप्य होता है और उभय रक्तपित्त असाध्य होता है, ठीक है। इसी को हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है। देखो, जो रक्तपित्त ऊपर के मार्गों से निकलता है वो साध्य होता है, ठीक है। क्यों साध्य होता है, देखो पहले तो 2 पॉइंट्स और याद रखना कि रक्तपित्त की चिकित्सा में प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा करते हैं और अम्लपित्त की चिकित्सा में अनुलोम, ठीक है, स्वमार्ग चिकित्सा करते हैं, ठीक है। देखो रक्तपित्त में क्या करते हैं हम लोग, प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा करते हैं। अब ये प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा क्या होता है, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो अधोशोधन यानी कि विरेचन करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में अधोशोधन यानी कि विरेचन करेंगे, अधो रक्तपित्त में ऊर्ध्वशोधन यानी कि वमन करेंगे। तो अपोजिट जो चिकित्सा होती है वो होती है रक्तपित्त में, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा। जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है स्वमार्ग हरण चिकित्सा, जो हम लोग अम्लपित्त में करते हैं। अगर अम्लपित्त ऊर्ध्व अम्लपित्त है तो हम लोग वमन ही करवा रहे हैं, और अधो अम्लपित्त है तो हम विरेचन ही करवाते हैं। ये स्वमार्ग हरण चिकित्सा है, ठीक है। ये होता है अम्लपित्त में, लेकिन जस्ट अपोजिट होता है रक्तपित्त में। तो रक्तपित्त में क्या करते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन और अधो रक्तपित्त में वमन करवाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य क्यों होता है। हम जानते हैं कि रक्तपित्त में पित्त का प्रधानता है, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ की प्रधानता होती है, कफ का संसर्ग होता है। तो 2 पॉइंट हो गए, अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो रक्तपित्त होने की वजह से पित्त तो बढ़ा ही है, साथ में ऊर्ध्व जो जुड़ा है उसकी वजह से कफ का संसर्ग है। तो 2 चीज़ें इसमें बढ़ी हुई हैं, कफ और पित्त, ठीक है। याद रखना कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विरेचन, ठीक है। विरेचन आप जानते ही होंगे कि विरेचन सबसे अच्छा प्रोसीजर होता है शोधन के लिए, किसके, कौन से दोष के लिए, पित्त दोष के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन करवाते हैं तो वो पित्त को बहुत अच्छे से शमन करता है, और पित्त को बहुत अच्छे से शोधन कर देने की वजह से क्या होता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य हो जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, विरेचन जो है वो ऐसा होता है जो पित्त के साथ जुड़े हुए कफ को भी साथ में निकालता है, ठीक है। क्या होता है कि कफ संसर्ग वाले पित्त को निकालने के लिए भी अच्छा है कौन, विरेचन। इसीलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य हो जाता है। फिर से समझते हैं, ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य होता है,
क्यों? क्योंकि देखो रक्त पित्त में पित्त की प्रधानता है और ऊर्ध्व रक्त पित्त में क्या होता है, कफ का संसर्ग रहता है। तो दो चीज़ें जो इसमें बढ़ी हुई है वो है कफ और पित्त, ठीक है। हम जानते हैं कि ऊर्ध्व रक्त पित्त में हमें करवाना पड़ता है विरेचन, क्योंकि इस रक्त पित्त की चिकित्सा होती है प्रतिमार्गहरण चिकित्सा, ठीक है। अब जब ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन करवाते हैं तो विरेचन पित्त को शोधन करने के लिए बहुत बेस्ट प्रोसीजर है। साथ में विरेचन कफ मिला हुआ पित्त को भी शोधन करने के लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। इसीलिए ऊर्ध्व रक्त पित्त के कफ और पित्त को शोधित कर देता है विरेचन, तो ऊर्ध्व रक्त पित्त साध्य हो जाता है। दूसरा बात यह है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त जो है उसमें हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन हैं जो ऊर्ध्व रक्तपित्त को ठीक करते हैं। बहुत सारे मेडिसिन होने की वजह से क्या हो जाता है, वो प्रोसीजर ईजी हो जाता है, ऊर्ध्व रक्तपित्त को ठीक करना सिंपल हो जाता है, इसीलिए वो क्या है, साध्य होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अधो रक्तपित्त क्यों याप्य होता है। याद रखना कि अधो रक्तपित्त में हम लोग कैसी चिकित्सा करेंगे, वमन, ठीक है। अधो रक्तपित्त में कैसी चिकित्सा होती है, वमन, ठीक है। वमन जो है वो वात को शांत करने के लिए अच्छा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। याद रखना कि अधो रक्तपित्त जो है उसमें क्या इन्वॉल्व है, रक्तपित्त की वजह से पित्त बढ़ा हुआ है, और अधो है तो क्या है, वात का संसर्ग है, ठीक है। तो दो दोष जो इसमें बढ़े हुए हैं वो है वात और पित्त, ठीक है। तो अधो रक्तपित्त में वात और पित्त को शांत करना है, ठीक है। वात और पित्त को शांत करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वमन करवा रहे हैं अब, क्योंकि प्रतिमार्गहरण चिकित्सा करनी है। लेकिन वमन तो ना पित्त के लिए अच्छा प्रोसीजर है ना वात के लिए अच्छा प्रोसीजर है, ठीक है। तो वात और पित्त दोनों को ही वो ठीक से शांत नहीं कर पाता, लेकिन हम लोग इसमें मजबूरी है हमारी कि रक्तपित्त की चिकित्सा क्या होती है, वमन ही करवाना है अधो रक्तपित्त में, ठीक है। तो वमन करवाना है और वात और पित्त को वमन शांत नहीं कर पाता है, इसीलिए अधो रक्तपित्त जो है वो क्या हो जाता है, याप्य हो जाता है। फिर से समझो, अधो रक्तपित्त में बढ़ा क्या हुआ है, पित्त और वात, ठीक है। हम लोगों को करवाना क्या है प्रोसीजर, अधो रक्तपित्त की चिकित्सा है वमन। वमन की जो चिकित्सा होती है ना वो पित्त को ठीक से शांत कर पाती है ना वात को शांत कर पाती है। तो जब दोषों को शांत ही नहीं कर पाएगा प्रोसीजर, वमन प्रोसीजर, तब क्या होगा, अधो रक्तपित्त जो है वो याप्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अधो रक्तपित्त की हमारे पास उतनी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अधो रक्तपित्त क्या हो जाता है, याप्य हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं उभय रक्तपित्त। उभय रक्तपित्त में ऊर्ध्व भी है अधो भी है। जब ऊर्ध्व भी है अधो भी है तो प्रोसीजर क्या करवाओगे, कोई सा प्रोसीजर नहीं करवा सकते, क्योंकि ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन करवा सकते हैं लेकिन वमन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अधो रक्तपित्त में वमन करवा सकते हैं लेकिन विरेचन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन ऊर्ध्व और अधो दोनों रक्तपित्त है तो वमन और विरेचन दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेट हो गया। जब दोनों ही कॉन्ट्रा इंडिकेट हो गया तो प्रोसीजर करोगे क्या, तो इसीलिए उभय मार्ग हर चिकित्सा जो है वो क्या है, असाध्य हो जाती है। मतलब कि उभय रक्तपित्त जो ऊर्ध्व प्लस अधो रक्तपित्त है वो क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है, क्योंकि ना उसमें हम वमन करवा सकते हैं ना हम उसमें विरेचन करवा सकते हैं, और ऐसी कोई मेडिसिन नहीं मिलती है या ऐसी कम ही मेडिसिन मिलती हैं जो ऊर्ध्व और अधो दोनों के रक्तपित्त को शांत करती हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया साध्य असाध्यता, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रक्तपित्त में प्रतिमार्गहरण चिकित्सा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रतिमार्गहरण चिकित्सा क्या होती है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन करवाते हैं, अधो रक्तपित्त में वमन करवाते हैं, ये क्या है, प्रतिमार्गहरण चिकित्सा। अम्ल पित्त जो होता है उसमें स्वमार्गहरण चिकित्सा करते हैं, मतलब ऊर्ध्व अम्ल पित्त में वमन करवाते हैं, अधो अम्ल पित्त में विरेचन करवाते हैं, ठीक है। याद रखना साथ ही साथ में प्रतिद्वंद चिकित्सा किस में की जाती है, तो उन्माद में की जाती है। प्रतिद्वंद चिकित्सा उन्माद में की जाती है। जुजुप्सा चिकित्सा किस में की जाती है, तो राजयक्ष्मा में की जाती है, ठीक है। इसके आगे बाद में देखेंगे।